हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरि प्रसाद जी कुछ दिनों पहले ही सरकारी टीचर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जब तक वो सेवा में रहे अच्छा वेतन और सुविधाएं मिल रही थी। अब सेवानिवृत्त के पश्चात रिटायरमेंट में अच्छी रकम मिलने वाली है और हर महीने की पेंशन अलग से आ जाती है। हरि प्रसाद जी और देवकी जी के दो बेटे हैं। दोनों बेटे रवि और राजीव हैं, जो गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। हरि प्रसाद जी अपनी पत्नी देवकी के साथ रामपुर में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद से ही बड़ा बेटा अपने माँ पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। माँ पिताजी, अब आपका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे साथ गुड़गांव में रहिए। तो छोटा बेटा जिद करता कि नहीं माँ, आप मेरे साथ रहिए। बेटों की समान मनुहार पर देवकी जी फूली नहीं समाती थी। कितना अच्छा लगता है ना, जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखने के लिए जिद करते हैं। लेकिन हरि प्रसाद जी हमेशा एक ही बात कहते हुए उन्हें टाल देते थे कि जब तक हमारी जोड़ी सलामत है तब तक हमें यहीं रहने दो। यहाँ पर हमें अपनेपन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अजनबी लगते हैं तो हमें अटपटा सा लगेगा। देवकी जी का अपने बच्चों के साथ रहने का दिल करता था, लेकिन हरि प्रसाद जी हंसते हुए कहते कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर तो चाहे हंसकर या रोकर तुम्हें इनके साथ ही रहना पड़ेगा। इस बात पर देवकी जी नाराज़ हो जाती थी। आप हमेशा दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों करते रहते हैं? आप जानते हैं कि मेरी जीवन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से सुहागन ही विदा होकर जाऊं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों बेटे और बहुएं छुट्टियों में उनके घर पर आए। बातों ही बातों में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात की। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हम गुड़गांव में किराए के मकान में रह रहे हैं। अपनी नौकरी से हमने अपने मकान बनाने के लिए काफ़ी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट से जो पैसा मिलने वाला है वह पैसा आप हमें देकर हमारी मदद कर देते। 2 दिन बाद बेटे गुड़गांव वापस चले गए, लेकिन उनकी बातों से हरि प्रसाद जी सोच में पड़ गए। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में हर्ज ही क्या है। आज नहीं तो कल आखिर सब कुछ तो उनका ही है ना। देवकी जी ने हरि प्रसाद जी को समझाते हुए कहा। हरि प्रसाद जी व्यवहारिक बुद्धि वाले इंसान थे। वे अपने हाथ काटकर बच्चों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन देवकी जी वह पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए हैं। आए दिन हम अखबार में खबर पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ चैनल पर भी सुनते रहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को किस तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे बेटे यह नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन समय का क्या भरोसा। देवकी जी ऐसे फैसले भावुक होकर नहीं लिए जा सकते। लेकिन जी, आप यह भी तो सोचिए कि अगर हमारे बेटे लायक हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। अब यदि उन्होंने मकान खरीदने का सोचा है तो क्या गलत कर रहे हैं? माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है उनकी मदद करने का। और जहाँ तक रही हमारे खर्चों की बात, तो वह आपकी पेंशन से पूरा हो ही जाता है। देवकी जी के तर्क के आगे हरि प्रसाद जी को कुछ समझ नहीं आया। रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे दोनों बेटों में बांट दिए। कुछ ही दिनों में बेटों ने गुड़गांव में ही अपने अपने फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, लेकिन अब देवकी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। उन्हें भूख लगनी बहुत कम हो गई थी। कुछ भी खाती तो उल्टी आ जाती।
हरि प्रसाद जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन देवकी जी टालती रहती। एक दिन हरि प्रसाद जी ने महसूस किया कि देवकी जी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो ज़बरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। देवकी जी की हालत गंभीर जानकर डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने तुरंत हरिप्रसाद जी को अपने पास बुलाया। रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वह दिल को दहला देने वाला था। देवकी जी की एक किडनी खराब हो चुकी थी और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेने की सलाह दी थी। डॉक्टर ने कहा कि समय पर ऑपरेशन करवा लिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती है। ऑपरेशन का खर्च कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बताया गया। साथ ही में किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की भी आवश्यकता थी। यह सब सुनकर जैसे हरिप्रसाद जी के शरीर में जान ही नहीं रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को संभालूं या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। कांपते हाथों से उन्होंने दोनों बेटों को तुरंत फ़ोन किया और जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। लड़खड़ाते कदमों से देवकी जी के पास पहुँचे तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि देवकी को क्या जवाब दूंगा और डॉक्टर ने क्या कहा। लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने क्या कहा देवकी जी के इस सवाल पर हरिप्रसाद जी ने कहा, कुछ खास नहीं, पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। हरिप्रसाद जी की बातें सुनकर देवकी जी चुप तो हो गई, लेकिन उनके चेहरे की गहराई कुछ और ही बयां कर रही थी। यह बात देवकी जी अच्छे से समझ रही थी। देवकी जी की हालत कुछ संभलने के बाद कुछ ज़रूरी दवाइयाँ देकर उन्हें घर ले जाने को कह दिया गया और हरिप्रसाद जी को निर्देश दिया गया कि जैसे ही पैसे और डोनर का इंतज़ाम हो जाए हॉस्पिटल में सूचित करें। जब बेटे घर आए तो हरिप्रसाद जी ने देवकी जी की हालत के बारे में उन्हें बताया। बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लड ग्रुप से मिलता है और मैंने तो डॉक्टर से कह भी दिया था कि तुम्हारी माँ को मैं किडनी डोनेट कर देता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि बुढ़ापे और कमज़ोरी के कारण मेरी किडनी डोनेट करने में जोखिम हो सकता है। बेटा, कल तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन का इंतज़ाम किया जा सके। और हाँ, डॉक्टर ने 8-10 लाख का खर्च बताया है। बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम दोनों को दे चुका हूँ। अब ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किडनी देने की बात सुनकर दोनों बेटे एकदम से घबरा गए, लेकिन अपने पिताजी के आगे कुछ ना बोल सके और अगले दिन अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल चले गए, यह सोचकर कि क्या पता ब्लड ग्रुप मैच ही ना करें और यदि डोनर ही नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो पता चला कि दोनों ही बेटों का ब्लड ग्रुप माँ से मैच करता था। यह बात सुनकर हरिप्रसाद जी के दिल को कुछ तसल्ली मिली। तो बेटा, कब करवाना है ऑपरेशन? तुम दोनों में से जिसका भी अपनी माँ को किडनी देने का मन बनता है, जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो। हरिप्रसाद जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटों का दिल बैठा जा रहा था। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार अभी तो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और फिर ऑफिस का काम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा? आप बड़े भाई से कहिए माँ को किडनी देने के लिए। कहते हुए छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया और हरिप्रसाद जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो
बड़ा बेटा भी आंखें चुराते हुए बोला, पिताजी, मैं भी चाहता हूँ कि माँ जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए, लेकिन जब मैंने आपकी बहू से बात की तो वह कहने लगी कि माँ जी की तो उम्र निकल गई है, लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और बाबूजी, मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अपने बेटों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हरि प्रसाद जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। और उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। रात हो चुकी थी और सब लोग सोने चले गए, लेकिन हरि प्रसाद जी की आंखों में नींद गायब थी। उनके सामने अतीत की यादें हिलोरे लेने लगी थी। वे याद करने लगे कि शादी के 4 साल बाद भी जब उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाया था तो क्या क्या नहीं किया था। उन्होंने संतान के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह मन्नतें मांगी थी। कितने डॉक्टर से इलाज करवाया था, तब जाकर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। अगले दिन सुबह जब हरि प्रसाद जी कमरे से बाहर आए तो देखा कि दोनों बेटे गुड़गांव वापस जाने के लिए तैयार खड़े थे। हरि प्रसाद जी कुछ बोल पाने की हालत में तो नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार से मजबूर हरि प्रसाद जी मरे हुए गले से बोले, ठीक है बच्चों, यदि तुम किडनी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पैसों का इंतजाम कर दो। मैंने सोच लिया कि किडनी मैं दे दूंगा तुम्हारी माँ को। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बोला, पिताजी, वो पैसे तो घर खरीदने के लिए थे, अब वह पैसे हमारे पास कहाँ रहे। जो भी पैसे थे हमने मकान में लगा दिए। अपने भाई की बातें सुनकर छोटा बेटा बोला, वैसे पिताजी, आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतने पैसे खर्च करना पैसा बर्बाद करना है? इतना पैसा हमसे मांगने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। अब तो वैसे भी बाबूजी, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो माँ के ऑपरेशन पर खर्च कर सकें। कहते हुए दोनों बेटे अपने शहर निकल गए। करीब 10 दिन के बाद दोनों बेटे गुस्से से लाल होते हुए हरि प्रसाद जी के पास आए और कहने लगे, पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कभी कोई पिता भी अपने बेटों के ऊपर केस कर सकता है? आपने हमारे लिए जो किया है वह आपका फर्ज था। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इस बात पर अपने बेटों पर ही केस करें। छोटा बेटा बोला तो इस पर बड़े बेटे ने भी कहा, यह सब जो आप कर रहे हैं, इससे आपकी समाज में इतनी बदनामी होगी, यह जानते भी हैं आप? हरि प्रसाद जी, जो चुपचाप अपने बेटों की बातें सुनते जा रहे थे, एकाएक अपना धीरज खो बैठे और जो भरी आवाज़ में, तुम सही कह रहे हो, बदनामी तो होगी, लेकिन मेरी नहीं, बदनामी होगी तुम्हारी कि कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप के ना हो सके। माँ की बीमारी के इलाज के लिए मुझे तुम पर केस करना पड़ रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, मैं एक बाप होते हुए तो तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन एक पति होने के नाते मैं कुछ भी कर जाऊँगा अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को शादी के 7 वचनों के साथ साथ एक वचन यह भी दिया था कि उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हरि प्रसाद जी अपने बड़े बेटे से बोलते हैं, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ सरकारी नौकरी किया करती थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसने सरकारी नौकरी तक का लालच नहीं किया और नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वह सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वह अपने बेटे की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। और आज तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। उसे पैसों की ज़रूरत है तो तुम्हें उस पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लग रहा है। अपने छोटे बेटे से कहते हुए, जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो तुम बुखार में तप रहे थे और मैं और तुम्हारी माँ सर्दी में आधी रात को तुम्हें गोदी में उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास लेकर गए थे।
क्योंकि डॉक्टर ने घर पर आने के ज़्यादा पैसे मांगे थे, जो कि हमारे पास उस समय नहीं थे। आज वही बेटा बड़ा होकर यह कह रहा है कि मौत तो सबको आनी है, एक ना एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना है। फिर इस उम्र में माँ पर लाखों खर्च करने की क्या ज़रूरत है? बेटा, तुम लोगों की गुड़गांव में अच्छे कॉलेज में पढ़ने की जिद थी, ताकि आगे जाकर तुम्हें अच्छी नौकरी प्राप्त हो सके। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने अपना बड़ा पुराना मकान बेचकर पैसे जुटाए थे, ताकि तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकें। और घर की आर्थिक परेशानी को देखते हुए हमसे जितना हो सका हमने किया, और हम दोनों एक छोटे से कमरे में भी रहने के लिए तैयार हो गए। अपने बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन वही बेटे आज अपनी माँ के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहते। मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि जब देवकी को पता चलेगा कि उसके बेटों की उसके बारे में ऐसी सोच है, तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन पिताजी, अब यह भी तो सोचिए कि 8-10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि हमारी माँ ठीक हो जाएगी। बेटा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब तुम यह सोचो कि ज़िंदगी रही तो पैसा दोबारा आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आएगी। मैं तो इस छोटे से मकान को भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इस मकान को बेचकर भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब जब तुमने अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो मुझे कानूनी रास्ता अपनाना ही पड़ा, और तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना ही पड़ा। जो रिटायरमेंट के पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, अब मुझे वह पैसे वापस चाहिए। हरिप्रसाद जी ने केस वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। बेटों से बात करने के बाद जब हरिप्रसाद जी देवकी जी के पास कमरे में आए, तो देवकी जी उनकी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी और पूछने लगी कि आप यह बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? आजकल मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। ऊपर से आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। मैं अपना सारा दिन अखबार और टीवी के भरोसे निकाल लेती हूँ। इस पर हरिप्रसाद जी ने नज़रें चुराते हुए कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवाना है, इसलिए डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे दोनों बेटे नहीं आए मुझसे मिलने। इस पर हरिप्रसाद जी चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे दोनों बेटों के कारनामे। अपने मन का गुबार तो मैं भी तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समय से पहले नहीं मारना चाहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भी केस की सुनवाई अगले दिन ही शुरू कर दी। ऐसा अनोखा मामला आने पर जज साहब भी हैरान हो गए कि एक बाप को अपने बेटों पर इसलिए केस करना पड़ा कि बेटों को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद भी वे माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तक नहीं उठा पा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए लगातार 4 दिन सुनवाई की। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों बेटे पिता से लिए गए रिटायरमेंट के पैसे ब्याज सहित चुका दें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन दोनों के घरों को नीलाम किया जाएगा, और नीलामी के पैसों से हरिप्रसाद जी की पत्नी का इलाज करवाया जाएगा। अदालत में आए एक समाज सेवी ने केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सामने आई दोनों बेटों की करतूत। आज का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनने वाला है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उनका पालन पोषण करते हैं, तो आगे जाकर बच्चों को भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माता पिता का ख्याल रखें और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। कोर्ट का यह फैसला सुनकर दोनों बेटे हक्के बक्के रह गए। सब लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे कि उन्होंने कितना बेशर्मी भरा काम किया है। थोड़ी ही देर में उनका वकील उनके पास आया
और कहने लगा कि आप चिंता मत कीजिए, हम इस फैसले के खिलाफ इससे ऊपर के कोर्ट में जाएंगे और अपील करूंगा। मैं आप लोगों को केस जिता कर रहूँगा। लेकिन दोनों बेटों ने साफ इनकार कर दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। घर पहुंचकर बड़ा बेटा अपने पिता के पैरों में गिर गया। कहने लगा, हम कितने गलत थे पिताजी, जो अपने माता पिता से जीतने चले थे। अगर अपने माता पिता को हराकर हम जीत भी जाते तो धिक्कार है हम पर। ऐसी जीत से क्या फ़ायदा। मैंने फैसला कर लिया है कि माँ के लिए किडनी की ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा और ऑपरेशन के लिए भी पूरे पैसे चुकाऊँगा। इतने में छोटा बेटा बोला, नहीं भाई, यदि आप माँ को किडनी दे रहे हैं तो पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आज ही अपने मकान को गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इस पर हरि प्रसाद जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को कोर्ट केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी उसे इस बारे में कुछ पता ना चले, नहीं तो एक माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोनों बेटों ने मौन रहकर इस बात के लिए सहमति जाहिर कर दी। हरि प्रसाद जी ने अब और ज़्यादा देर करना सही नहीं समझा और अगले दिन ही ऑपरेशन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख एक दिन बाद की बताई और देवकी जी को हॉस्पिटल में एडमिट करने को कह दिया। हरि प्रसाद जी को अब कुछ तसल्ली हो गई कि उनकी पत्नी अब कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद हरि प्रसाद जी अपने बेटों के साथ घर पहुंचते ही देवकी जी के पास गए तो देखा देवकी जी अखबार पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। हरि प्रसाद जी ने बताया कि डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए कहा है। देखो, तुम्हारे दोनों बेटे भी आए हैं। हरि प्रसाद जी देवकी जी के हाथ से अखबार लेने लगे, लेकिन यह क्या, देवकी जी के हाथ पैर ठंडे पड़े हुए थे। हरि प्रसाद जी की आत्मा कांप गई यह देखकर कि देवकी जी के शरीर में जान नहीं थी। दोनों बेटों ने उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन देवकी जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। हरि प्रसाद जी ने अखबार उठाकर देखा तो उस पर पहले पन्ने पर ही उनके केस के विषय में विस्तार से खबर छपी हुई थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी थी, कलयुगी बेटों की कारनामा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।